हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज का प्रकरण, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक लिख लीजिए आप। अधिगम क्या है उसको स्पष्ट करते हुए अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को समझाइए। तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो ये होगा आपका टॉपिक। तो इसका लिखेंगे आप अधिगम का सामान्य अर्थ। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना, सीखना या जानना। यहाँ पर ग्रहण करने का अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया से है, ले सकते हैं जो हम कुछ ना कुछ सिखाती है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में कुछ ना कुछ सिखाता रहता है या सीखता रहता है, लेकिन वह सीखना परिस्थितियों के अनुरूप होता है। अपने व्यवहार से व्यक्ति अधिगम को निरंतर सीखने का प्रयास करता है। कुछ भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति और अधिगम के आधार पर व्यक्ति में व्यवहार से परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन आता है। अधिगम के अर्थ को लेकर मनोवैज्ञानिकों का एक मत नहीं है। सभी ने अपने अपने शब्दों में अधिगम की परिभाषित किया है। तो कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने अधिगम की परिभाषा दी है, तो उन वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषा को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने अधिगम के बारे में जो कहा था उसको लिखेंगे आप। सबसे पहले वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये अधिगम के बारे में उन्होंने वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक ने अपनी राय दी थी, अपनी मान्यता या उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। इसके पश्चात एक और वैज्ञानिक थे, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसी प्रकार एक वैज्ञानिक थे, कॉल्पिन। तो कॉल्पिन ने कहा था पहले से निर्मित व्यवहार से अनुभवों से हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसी प्रकार एक और वैज्ञानिक थे, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स ने कहा था अनुभवों तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो इस प्रकार से ये वैज्ञानिक थे। आपने जो मैंने जिस वैज्ञानिक की मैंने आपको परिभाषा लिखाई अधिगम के बारे में वो थे वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, कॉल्पिन, गेट्स और एक वैज्ञानिक और है, स्किनर। स्किनर ने कहा व्यवहार का अर्जन और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इस प्रकार से जो मैंने सारे वैज्ञानिकों की परिभाषा लिखा है उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इसके अंदर ये स्किनर और क्रो एंड क्रो के सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट आती है इसका जो निष्कर्ष। इन परिभाषा उसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो लिखेंगे आप निष्कर्ष के अंदर। कहा जा सकता है कि अपने विभिन्न कड़वे व मधुर अनुभवों के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन की अधिकता है। बालक जैसे जैसे विकास की प्रक्रियाओं से गुजरता है उसे अनुभव प्राप्त होता है और उस अनुभव से उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुभव के द्वारा एक किसमें परिवर्तन होता है या अधिगम किया जा सकता है। तो अधिगम की जो प्रकृति होती है इसके बारे में लिखेंगे। अधिगम शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति अधिगम के आधार पर ही होती है। यदि मनोवैज्ञानिक को शिक्षण प्रक्रिया से अलग कर दिया जाए तो शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण करना संभव नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। उसे अर्जन करने का केंद्र बिंदु अधिगम है। अध्यापक को मनोवैज्ञानिकता के आधार पर अधिगम करवाना आवश्यक है। इसके पश्चात लेख लिखेंगे आप। लेकिन अधिगम की प्रकृति के विषय में सभी के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक लिख लीजिए आप। नेक्स्ट लिखेंगे अपन, या सभी मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, कोई एक मत नहीं है। तो सभी ने अलग 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 मत दिए अधिगम के लिए। तो उसके अंदर पहला जो अपन समझते हैं उसके लिए गेस्टाल पक्ष के आधार पर अधिगम की प्रकृति कैसी है उसके बारे में जानेंगे। जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। गेस्टाल्टवादी ने बालक की विभिन्न परिस्थितियों को विश्लेषण किया और गेस्टाल्टवादियों ने प्रमुख रूप से वर्दीमर, कोहलर व कोपका का नाम आता है। तो ये गेस्टाल्टवादी थे, इन्होंने क्या कहा उसके बारे में आप जानेंगे। गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि बालक अपनी अंतर्दृष्टि या सूझ से काम कर लेता है। सूझ का तात्पर्य है कि बालक किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इसके लिए गेस्टाल्टवादियों ने बालक के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की। पहली बार में तो वह असफल रहा, लेकिन दूसरी बार बालक को दूर करके, समस्याओं को दूर करके या बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अतः इनका मानना है कि बालक सूझ पर आधारित अधिगम करता है। तो गेस्टाल्टवादियों ने कहा कि जो बालक को जो अधिगम का ग्रहण होता है वो सूझ के आधार पर ही होता है। तो ये उन्होंने कहा। इसके पश्चात जो व्यवहारवादियों के आधार पर जो अधिगम की प्रकृति होती है उसके बारे में जानेंगे अपन। व्यवहारवादियों ने बालक के अधिगम के पक्ष में उसके व्यवहार को महत्वपूर्ण माना। जो वाटसन थे उन्होंने बताया
अधिगम को व्यवहार के साथ सुनिश्चित किया, इसके अनुसार बालक अपने व्यवहार को परिवर्तन कर सकता है, वह अधिगम करता है। इसके लिए बालक को उन्होंने अनुरूप वातावरण उपलब्ध कराया होता है और उस वातावरण में प्रभावित होकर बालक अधिगम करता है। इसी प्रकार जो बर्टन ने अधिगम के 4 पक्ष बताए। बर्टन नाम का एक वैज्ञानिक था या शिक्षा शास्त्री था, उन्होंने इसके 4 पक्ष बताए किसके, अधिगम के। तो उनके अनुसार जो सबसे पहले जो बालक को उत्तेजना होती है, उत्तेजना के कारण बच्चा क्या होता है, उस वातावरण को समझता है और उस वातावरण के अंदर वो दिशा निर्देश प्राप्त करता है। उस दिशा निर्देश को प्राप्त करते हुए जो उसका लक्ष्य या प्रोत्साहन की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार से बच्चे को क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। तो बर्टन ने इनके क्या कितने प्रकार बताए या कितने पक्ष बता दिए, 4 पक्ष बताए थे। उत्तेजना से उसके वातावरण परिवर्तन होता है, वातावरण में उसको दिशा निर्देश मिलते हैं और दिशा निर्देश को लक्ष्य या प्रोत्साहन मिल जाता है। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है उसको लिखेंगे आप। मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचारों से अधिगम की प्रकृति को स्पष्ट किया, लेकिन अधिगम की प्रकृति को ज्ञानात्मक पक्ष श्रेष्ठ माना गया क्योंकि इसका वातावरण, विचार और व्यवहार सभी का समायोजन है। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो इसके लिए इसमें श्रेष्ठ माना गया। तो इसके बारे में लिखेंगे अपन। अधिगम एवं जो शिक्षण दोनों एक दूसरे के पूर्वक है, दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में असमानताएं पाई जाती है। इस असमानताओं को कुछ बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे समानताएं है उसको लिखेंगे आप कि इन दोनों में क्या क्या समानता है। तो दोनों की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम और शिक्षण। शिक्षण प्रक्रिया का अधिगम दोनों के अंग एवं एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया के नियम समान होते हैं। प्रथम अंत है एवं द्वितीय माध्यम है। शिक्षण एक माध्यम है जिसका परिणाम अधिगम होता है। शिक्षण प्रक्रिया जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है और उसका अंत अधिगम के रूप में निकल कर आता है। तो ये हो गया उसकी समानता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जो हेडिंग लगाई है, तो समानता लिख लिया आपने किसमें, शिक्षण व अधिगम के अंदर। तो इन दोनों में जो असमानता है उसको लिखेंगे आप। तो हेडिंग लगा लीजिए असमानता है और लिखेंगे आप इसके अंदर। अधिगम में केवल सीखना होता है, जबकि शिक्षण का अर्थ ज्ञान ग्रहण करना है और ज्ञान देना दोनों से है। शिक्षण में मूलतः शिक्षण की क्रियाएं होती है, जबकि विद्यार्थी की क्रियाओं को अधिगम कहते हैं। अधिगम एक पक्षीय होता है। नेक्स्ट है इसका बिंदु, शिक्षण एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं है, जबकि अधिगम होती है वो एक पक्षीय प्रक्रिया होती है। तो इसकी कुछ असमानता ही मैंने ये असमानता लिखाई है, तो आप इन सारी असमानताओं को लिख लीजिए। यहाँ तक लिख लीजिए मैंने 1 2 3 4 असमानता लिखा लीजिए। आपको जो 5वीं असमानता है वो लिखेंगे। शिक्षण में अंतःक्रिया होती है, जबकि अधिगम पूर्ण रूप से अंतःक्रिया नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो इसकी असमानता है उन असमानताओं को आप लिख लीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है आपका मनोवैज्ञानिक स्मिथ नाम का एक वैज्ञानिक, तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारण बताया। ये अनिवार्य नहीं कि अधिगम शिक्षण से ही उत्पन्न हो। शिक्षण एकमात्र माध्यम है, जबकि उसका परिणाम दोनों या भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक स्मिथ थे, इन्होंने अपनी एक परिभाषा या अपना विचार दिया था। जो शिक्षण की जो 3 ध्रुव होते हैं या जो शिक्षण के जो 3 ध्रुव होते हैं उसमें से पहला है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये 3 ध्रुव हैं। इसके पश्चात जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके भी 3 ध्रुव है, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र। ये जो जॉन डीवी ने जो अपना निष्कर्ष दिया, जॉन डीवी ने जो बताया उसके 3 ध्रुव माने थे। लेकिन सामान्य रूप से शिक्षक, अनुदेशन, पाठ्यक्रम और छात्र ये होते हैं इसके 3 ध्रुव। लेकिन जॉन डीवी ने जो प्रक्रिया बताई उसके अंदर शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये इसका जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। शिक्षक की जो अधिगम के लिए जो शिक्षण प्रक्रिया के जो ध्रुव होते हैं वो 3 बताए थे अपने, पाठ्यक्रम, छात्र व शिक्षक। तो इस प्रकार से आप इन सबको लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में थोड़ा सा आगे लिखेंगे आप इसके बारे में टोटल रूप से निष्कर्ष, किसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है उसके बारे में आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए इसके पश्चात में आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र व शिक्षक के बीच होने वाली अंतःक्रिया यह सदैव साथ साथ चलती है। शिक्षण व अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जहाँ शिक्षण क्रिया किया जाता है वास्तव में दोनों के बीच निकटतम संबंध होता है। यह पूरी प्रक्रिया शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु, अनुदेशन के द्वारा इर्द गिर्द घूमती रहती है। शिक्षण क्रियाओं का केंद्र बिंदु छात्र को कहा जाता है, जिससे वांछित अधिगम प्राप्त करवाना शिक्षण का या शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।